दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे हरीश का उपवास, स्मार्ट मीटर बकवास। देवभूमि उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर मचे सियासी घमासान के बाद अब स्मार्ट मीटर पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और इसी के तहत कांग्रेसियों ने एक और जहां कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में मौन उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर अपनी चहेती कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी की भी चिंता जताई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है। ऊर्जा निगम का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर एक आधुनिक मीटर है, इसका पूरा कंट्रोल उपभोक्ताओं के हाथों में रहेगा। वहीं स्मार्ट मीटर पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार का दावा है कि उत्तराखंड 5 साल में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए सरकार ने 5 सालों में बिजली का उत्पादन राज्य की तय मांग से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पिटकुल की ओर से सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री धामी ने ऐलान किया है। इस दौरान पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी की ओर से सीएम धामी को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया है। सवाल यह है कि क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली उपभोक्ताओं के पक्ष में है या फिर इसके बहाने स्मार्ट सियासत की जा रही। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब जल्द ही पोस्टपेड मीटर की जगह अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। इसके लगने के बाद अब घर घर आने वाले बिजली के बिलों से छुटकारा मिलेगा। इसके लगने के बाद सारा सिस्टम डिजिटल रहेगा। वहीं राज्य में अब स्मार्ट मीटर के विरोध में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी, जिससे फायदा निजी कंपनी को होगा, जबकि आम लोगों पर महंगाई का एक और बोझ बढ़ेगा। इस योजना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास भी रखा। वहीं हरीश रावत के इस उपवास को बीजेपी ने पॉलिटिकल स्टंट बताया है। सर, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। पहले के टाइम पर हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे, उसमें कितना हमारा बिल कम आता था, और आज के टाइम पे अगर 9 वाट का एलईडी जला रहे, आज के टाइम पे हमारा बिल हर महीने 5 से 6 हजार रूपये आ रहा है, वो पर मंथ। पहले 2500-2000 आते थे सिर्फ 2 महीने के, और आज के टाइम पर आ रहा है 5 से 6 हजार रूपये पर मंथ। मेरा ये मौन जो 1 घंटे का है, ये उन लोगों को समर्पित है जो सरकार के एक गलत निर्णय से पीड़ित होने जा रहे हैं। सामान्य नागरिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर जिसे राज्य सरकार अपनी एक चहेती कंपनी को सौंपेगी और वही फिर उसका संचालन करेंगे। जिस तरीके से जियो वाले ने पहले फ्री, फिर कम रेट पर, और अब धीरे धीरे सारी संचार व्यवस्था पर, मोबाइल व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया है, तो उसी तरीके से वो कंपनी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत वितरण पर कब्जा करेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सरकार का जो उद्देश्य और ध्येय है वो ये है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, और जो है कि जन जन तक उसकी सहभागिता हो। तो अगर जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं उसका लाभ जो है उत्तराखंड के लोगों को भी मिलना चाहिए। ये सरकार की मंशा है। अब इसमें जहाँ तक देखिए, कोई भी अगर विषय सरकार अच्छा काम करती है तो उसमें मैं कहता हूँ कि विपक्ष जो है कोई न कोई खामी निकाल देता है।
और विपक्ष की खामी को जनता दरकिनार कर देती है। आपको बता दें कि यूपी बिहार के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने शुरू हो गए हैं। ऊर्जा निगम का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर एक आधुनिक मीटर है, इसका पूरा कंट्रोल उपभोक्ताओं के हाथों में रहेगा। वहीं स्मार्ट मीटर पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार का दावा है कि उत्तराखंड 5 साल में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए सरकार ने 5 सालों में बिजली का उत्पादन राज्य की तय मांग से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पिटकुल की ओर से सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। इस दौरान पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी की ओर से सीएम धामी को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। जी, पिटकुल का जो है 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा लाभांश जो है इस बार हमने 11 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। पिछले वर्ष 5 करोड़ का दिया था। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में पिटकुल का जो प्रॉफिट था वो लगभग 27 करोड़ था और इस बार जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। तो यह सब जो है इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के तहत पिटकुल द्वारा एक टीम के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न परियोजनाओं का जो है हम समय पर पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जो अनुरक्षण का कार्य है और जो हमारे मेंटेनेंस का कार्य है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिटकुल की जो सिस्टम एबिलिटी है वो 99.70 है तथा जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो भी 1% की नियर अबाउट है। नहीं, देखिए इसमें किसी की भी जेब नहीं कटेगी। जब भी कोई यहाँ पर किसी भी योजना को लागू करने की बात होती है तो जनहित में देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए किया जाता है। और मुझे लगता है कि इससे जो हमारी बिजली की जो चोरी होती है, जिसमें लोग बाग गलत तरीके से बिल नहीं दे पाते हैं, अगर जब सरकार ये वाला कदम उठाएगी, इस तरह से स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेगी, तो मुझे लगता है कि जो लोग बड़े बड़ी जो कंपनियां, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत बड़े घोटाला करने का काम करते हैं, वो उनकी चोरी इसमें रुकेगी, उन लोगों की चोरियां इसमें रुकेगी जो गलत तरीके से कनेक्शन लेकर के बिल पे नहीं करते। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट मीटर के जरिए सभी जो हमारा चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हमारा लोअर क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, सभी को इसमें फायदा होगा। इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने एक विशेष कंपनी को लाभ देने के लिए, बड़े उद्योगपति को लाभ देने के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। गरीब जनता की जेब में डाका डालने का काम किया जा रहा है, गरीब जनता से वसूली की जा रही है और इस तरीके का काम करके निश्चित रूप से गरीबों के पेट में, गरीबों के को लात मारने का काम, गरीबों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। और ये केवल किसी एक व्यक्ति को, एक बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर इस प्रदेश में लाए जा रहे हैं। ये प्रीपेड मीटर सरकार का जो ये प्रीपेड मीटर लगाने का जो फैसला है, इसमें हमारा मानना है कि जिस प्रकार से जो किसान है, हमारे आम जनता है, उनके जो बिजली बिल है पहले जो 1 महीने में आते थे तो अब उनको देना पड़ेगा तो दुगना होगा, 2.5 गुना तक वो जा रहा है। तो ये भी हमें देखना होगा। कहीं ना कहीं सरकार की इसके पीछे जो मंशा है ये सबसे पहले हमें देखनी होगी कि इसको कहीं ना कहीं इसका भी जो प्रीपेड स्मार्ट जो मीटर लगेगा वो किस कंपनी को दे रहे हैं। इससे पहले भी ऊर्जा विभाग में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यहाँ पर टेंडर आए और उन्होंने बड़े बड़े घोटाले करके उत्तराखंड को लूटने का कार्य किया। और इसी प्रकार से जो हमारे किसान हैं, आप देखेंगे कि अगर वो खेती करते हैं तो जो उनको उसका एवज में उसके मुनाफा मिलता है वो 6 महीने में मिलते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने उनसे प्रीपेड के माध्यम से ये बिल की वसूली करेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत होगी, आम जनता कहीं इससे त्रस्त होगी। मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले जिस प्रकार से बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े औद्योगिक यहाँ पे संस्थान है, प्रतिष्ठान है, वहां पर जिस प्रकार से जो बिजली उसमें कटौती की, बिजली चोरी की जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उन चीजों पे रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर मचे सियासी घमासान के बीच अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल और बिजली उपभोक्ता बिजली महंगी होने की आशंका जता रहे हैं, जबकि सरकार और ऊर्जा निगम इसके लाभ गिनाते गिनाते नहीं थक रहे। सवाल ये है कि क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना सिर्फ आम जनता के फायदे के लिए है? क्या स्मार्ट मीटर के बहाने सरकार किसी एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचा रही है? क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्राइवेट कंपनी मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
जहां तो स्मार्ट मीटर को लेकर घमासान उत्तराखंड में शुरू हो गया, जहां एक और दामी सरकार स्मार्ट मीटर लेकर आई है कि अब जो मीटर का कंट्रोल है वो उपभोक्ताओं के हाथ में ही रहेगा। जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही पैसा देना होगा। सुबह के वक्त की अगर हम बात करें तो बिजली का जो बिल है वो कम होगा, लेकिन रात के वक्त जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उसके रेट्स अलग होंगे। ये तमाम प्रावधान है इस पे। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि स्मार्ट मीटर लाकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता से और अधिक पैसे वसूलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर सियासत काफी तेज हो गई है। ये मानना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से जनता को परेशानियां होंगी और आगे जाके इसके बिजली के दामों में दुगनी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये तमाम सवाल विपक्षी दलों द्वारा खड़े किए गए हैं। जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घेड़ियाल जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करूंगी मैं रविंद्र कुमार जी आपसे। एक और आप जा कह रहे हैं स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, स्मार्टनेस बढ़ेगी। लाई तो आप स्मार्ट सिटी भी थे, लेकिन काफी ज्यादा उसकी फजीहत कराने के बाद अब स्मार्ट मीटर लेकर आए हैं। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप ये स्मार्ट मीटर लाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बिजली के दाम दोगुने कर देंगे। ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। ये तमाम आरोप हैं विपक्षी दलों के। चलिए सच्चाई बताइए। देखिए, विपक्ष का काम है झूठ का नैरेटिव बनाना, और एक लंबे समय से जब से ये लगातार देश की जनता ने इनको नकारा है, ये लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलते हैं, मक्कारी के साथ बोलते हैं और गरीब को, जाति को बीच में रख के बोलते हैं, जबकि दूर तक कहीं इनका लेना देना नहीं होता। जबकि आप जहां इनकी सरकारें होती है वहां गरीब कल्याण के नाम पे, जाति के नाम पे, SC OBC के नाम पे ये अपने अपने नेताओं को ढूंढ के उसका लाभ दे देते हैं। उन्होंने कहा SC है तो जी खड़गे जी हैं, इनको प्लाट दे दिए 15। सिद्धारमैया जी हैं, गरीब परिवार के लिए 16 प्लाट दे दिए, दिखाते गरीबों को। दूसरी तरफ क्या है कि ये जन कल्याण की जो अपेक्षा है, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर करना है, जो उनके अधिक से अधिक उन तक लाभ पहुंच सके, अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंच सके। मुझे आज भी याद है यशी जी 20-22 साल पहले के अगर पीछे चले जाए तो बिजली का हाल ये था कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बिजली आती, और उसके बाद भी जो हमारे काम करने वाले होते थे ना, जैसे वेल्डिंग वाला हुआ, बड़ाई की मशीनें लगाने वाला हुआ, या छोटे काम, 5 बजे के बाद बिजली विभाग ये कह देता था कि आपकी कोई भी दुकान नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो उसको सीज कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज लो हो जाती थी। एक ट्रांसफार्मर लगा होता था और वो दूर तक जाता था। रात को बिजली ऐसे टिमटिमाती जैसे धरती से ऊपर तारे देखते हैं। तो उसमें लाइट की सुविधा नहीं होती थी। लोग 5-5 किलोवाट के ट्रांसफार्मर घर में लगवाते थे जो पैसे वाले होते। आज बिजली की सुविधा है कहीं ना कहीं। रविंद्र जी आपके यहाँ कितने हैं? फुल वोल्टेज हुई है। रविंद्र जी आपके यहाँ कितने हैं जनरेटर, अलग से ट्रांसफार्मर कितने हैं? जी ट्रांसफार्मर कितने हैं आपके यहाँ? हमारे? हाँ, आपने कहा ना कि अमीर लोगों के यहाँ ट्रांसफार्मर ज्यादा थे, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ आपके पास कितने हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ बिल्कुल एक सामान्य साधारण गली है मेरी, सामान्य लोग रहते हैं। 3 ट्रांसफार्मर है उस गली में। कभी एक ट्रांसफार्मर होता था 1.5 किलोमीटर। मैंने 10 साल, मेरी राजनीति की शुरुआत ही बिजली विभाग के ट्रांसफार्मरों से हुई। मैं राजनीति में आया है कि मैं ट्रांसफार्मर नहीं है, रात को पढ़ाई नहीं होती, बच्चों के बिजली कम आती है। लंबी लड़ाई लड़ी है मैंने, नंबर संघर्ष किया है। मुकदमा कायम हुआ मेरा बिजली डिपार्टमेंट टर्नर रोड के उस पे प्रदर्शन करने के लिए। तो मैं मेरे से ज्यादा कौन जाएगा। मुझे याद है लैंड लॉसिंग के लिए 2006 में जब एक बड़ी बैठक हुई सिडकुल में, यही ISBD के पास, इनकी सरकार होती थी नरेंद्र तिवारी जी की। तो लैंड लॉसिंग को लेके एक बड़ी सभा हुई जिसमें मुझे भी बुलाया गया। 60% मैं सुन के हैरान था, 60%, 65% लैंड लॉसिंग थी कि जो है बिजली वहां से चलती थी और लॉस हो जाती थी। या तो चोरी होती थी या खुली तारों की वजह से, वो ढीली तारें पड़ने की वजह से लॉस हो जाती थी।
आज सारी मोटी केबल लग गई है। और अब तो देखो स्मार्ट सिटी के तहत अंदर अंडरग्राउंड हो रही है। नहीं ये देखिए, कंसर्न ये थोड़ी ना है कि आप मोटे तार लगा रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ रहा, आप बिजली दे रहे हैं, आप बहुत एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर, वो ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना कि पैसा जो दुगना देना पड़ेगा जनता को, ये समस्या है हरीश रावत जी की। कह रहे हैं कि आप लूट रहे हैं ऊर्जा प्रदेश के नाम पर, आप जनता को ऊर्जा के नाम पर ही लूट रहे हैं। यशी जी, अभी लड़के की शादी नहीं हुई, इन्होंने नामकरण कर दिया बेटे का। तो ये तो इनकी अपनी मन की मनगढ़ंत बातें हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ स्मार्ट मीटर लगने से कहीं ज्यादा अधिक लाभ होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। लोग देख लेना इसके ऊपर। आज से अगर 6 महीने बाद जब हम डिबेट करेंगे, लोग आपसे कहेंगे, आप अगर उनसे सवाल करेंगे कि हाँ कि आपको स्मार्ट मीटर लगने से फायदा हुआ है, वो बताएंगे कि हाँ जी हमें फायदा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी रविंद्र जी। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, हरीश रावत जी को क्यों लगता है कि जनता को ठगने का काम कर रही है हमें सरकार? यशी जी, अभी मैं सुन रहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं रविंद्र जी का जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन यशी जी बार बार जो एक बात मैं रखता हूं, डिबेट जब शुरू होती है, भाजपा जो है झूठों की जमात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यशी जी स्मार्ट मीटर जो लेके आ रहे हैं अभी सरकार जो है शासित इस समय भाजपा की, इनकी इंटेंशन क्या है पहले इसके मूल में भी जाना पड़ेगा। और जो जनमानस है उत्तराखंड में जो वास कर रहा है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब ग्रामीण है, किसान है, उसको कितना लाभ इस स्मार्ट मीटर से मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी वाकई इस करण महाराज जी के नेतृत्व में, जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है पीसीसी के, हम लोग सारी चीजों को वॉच करेंगे। और साथ में यशी जी, आज वाकई अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात अगर मुखर होकर करण महाराज जी के नेतृत्व में बोली जा रही है कि आपने एक कंपनी जो आपसे भाजपा से रिलेट करती है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये स्मार्ट मीटर को लेके आप आ रहे हैं प्रीपेड। यशी जी प्रमाण भी हैं, मैं आज बताऊंगा आपको। जो एस्टिमेट जो इनकी एस्टिमेट, इसका जो कॉस्ट थी, पूरी कॉस्टिंग थी इसकी स्मार्ट मीटर की कुछ समय पूर्व, 1100 करोड़ रुपए की उसकी लागत, जो टेंडर इन्होंने फ्लोट किए थे, सुनिएगा, 1100 करोड़ रुपए का ये पूरा इसका एस्टिमेट कॉस्ट थी इसकी पूरी स्मार्ट मीटर की। एक कंपनी को, जो निजी कंपनी जो बताई जा रही है अभी, अगर ये बोला जाता है, अडानी और अंबानी जी की भाजपा वाकई अगर सोचती है, पूंजीपतियों की बात होती है कि पूंजीपतियों की पार्टी है, तो निश्चित रूप से एक कंपनी जो है उसको फायदा पहुंचाने के लिए वो जो एस्टिमेट था उसमें एक कमेटी फिर गठित की गई, वो निरस्त किए गए टेंडर, और फिर इन्होंने 1900 करोड़ रुपए को लिए हुए नए टेंडर फ्लोट हुए। अब आप सोचिए जो डिफरेंस है 11 में और 19 में, 800 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ और 1900 करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूं, जो लास्ट में जो इन्होंने अभी दिया है, फाइनल किया है एक निजी कंपनी को, 800 करोड़ रुपए। आप स्वयं सोचो, आप अगर भाजपा अगर इस दृष्टिकोण से उसको सोच रही है, इस इंटेंशन को लिए हुए भाजपा अगर चल रही है यशी जी, कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाना है और उसमें पूरी बंदरबाट होनी है, और जनमानस जो वास कर रहा है, जिस मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूं, जो आहत होने वाला है, किसान जो फार्मर है, गिरिराज अगर ये बात आ रही है कि गिरिराज जी, मेरा एक प्रश्न है, का उसको पैसा मिलता है, गिरिराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज है उसे वसूलने का जो पूरा सिस्टम है उसे समाप्त करने की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आम उपभोक्ताओं से हर महीने 100 से लेकर 200 रुपए तक एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज जो वसूला जाता था वो अब नहीं देना होगा। ये स्मार्ट मीटर फ्री में लगाए जा रहे हैं।
साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब जितना आप बिजली यूज करोगे आपको सिर्फ उतना पैसा देना है, इसमें प्रॉब्लम किधर आ रही है? यसी जी, अभी जो किसान की मैंने बात रखी है वो प्रैक्टिकल बात रखी है, ग्राउंड जीरो वाली, कि वाकई अगर अपनी उपज वो उगा रहा है और अगर वो वाकई पहले एडवांस में पेमेंट करता है 6 महीने के बाद उसकी, क्योंकि वो वाकई फाइनेंशियली आप उसको साउंड मत सोचो कि अपने को साउंड किए हुए वो किसान है, अगर वाकई वो परेशानी की मुद्रा में आता है। गिरिराज जी वापस आएंगे, उसके बाद मीनाक्षी जी और कुलदीप जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर समझौता हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता। भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर हुआ समझौता, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलएसी पर कई बिंदुओं पर गश्त की व्यवस्था की गई। भारत चीन एलएसी विवाद पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। चीन के साथ कई मुद्दों पर बनी है सहमति। भारत चीन एलएसी पर गश्त को राजी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी साझा की है। दोनों फिर से गश्त शुरू करने पर सहमत है। पीछे हटने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों की सेनाएं भी पीछे हटेंगी। देपसांग और डैमचौक से भी सेनाएं पीछे हटेंगी। एलएसी पर कई बिंदुओं पर गश्त की व्यवस्था की गई। भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर हुआ समझौता। भारत और चीन फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है। और देवभूमि के दंगल में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। हरीश का उपवास, स्मार्ट मीटर बकवास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा से मुद्दे पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मीनाक्षी गिरिराज जी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, जब मीनाक्षी गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से सत्ता पक्ष का ऐसा मानना है कि स्मार्ट मीटर जो है उसकी वजह से उपभोक्ताओं को उतना ही पैसा देना जितना वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथ में इसका कंट्रोल है। तमाम चीज़ें, कई जो सिक्योरिटी थी वो भी वापस की जाएगी। पुराने बिल जो है, पुराने मीटर हैं, उसको जब बंद किया जाएगा तो जितना भी राशि होगा वो लौटाया जाएगा। एडजस्टमेंट, काफ़ी सुविधा देने की कोशिश सरकार कर रही है। समस्या विपक्ष को कहाँ आ रही है? देखिए यशस्विनी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जब बकरे को गला काटा जाता है तो उसको टीका लगाया जाता है, हार पहनाया जाता है, तो ये सारी जो लुभावनी बातें हो रही हैं वो अक्सर बेसिकली वही है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि जब जियो का फोन आया था, जब इन्होंने जियो का इंटरनेट शुरू किया था, उस समय इन्होंने फ्री की सारी फोन जो है फोन सुविधाएं दी थी, इंटरनेट सुविधाएं दी थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि बीएसएनएल जो है उसका जो क्वालिटी था वो बिल्कुल खराब हो गया था। बीएसएनएल एकदम खत्म हो गया था। और आज की स्थिति आप देख रहे हो कि लोग ज्यादा पैसा देकर भी वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और वो जो एक तबका है जिसे हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उन लोगों के लिए ये रिचार्ज करना बहुत मुश्किल चीज हो गई है आज की तारीख में, इंटरनेट को यूज करना।
इसी तरह एक एग्जांपल और दूंगी कि एक केबल टीवी आता था, जिसमें केबल टीवी में एक फिक्स अमाउंट हमें देना होता था और सारे के सारे चैनल्स हमारे टीवी पे आते थे। लेकिन वहीं पे आप देखो कि धीरे धीरे ये हुआ कि आज की तारीख में हम एक फिक्स अमाउंट उसके लिए देते हैं और जो चैनल हमें देखना होता है, जिससे कि हमारी भी जो चैनल देखने की लिमिट है, लिमिट हो गई है। अब हम हो सकता है कि बच्चे जो कभी बच्चों के लिए कई चैनल्स आते थे, अब हमें सिर्फ गिने चुने चैनल लेने पड़ते हैं, या न्यूज का भी गिना चुना चैनल लेना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक चैनल पे एक चार्ज लगता है। तो इसी तरह के ये कुछ उदाहरण है कि जो शुरू में लोक लुभावने दिखाया जाता है, उसके बाद ये चीजें जो है वो जनता पे बोझ की तरह आके पड़ जाती हैं। अगर देखिए, स्मार्ट मीटर्स भी मुझे इसी तरह का कोई शगुफा नजर आता है, क्योंकि अगर ये किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं होती ये चीजें, तो शायद सरकार की मंशा को क्लियर समझा भी जा सकता था कि हो सकता है कि ये जनता के हित के लिए ये चीज की जा रही है। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा देने के लिए आप ऐसे वर्ग, जो हमारा, अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में एक तबका है जो 60% से नीचे का तबका ऐसा है जो मिडिल लोअर क्लास तक के अंडर आता है, जिसके लिए एक स्मार्ट मीटर को समझना ही बहुत महाभारत है। तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कई प्रॉब्लम्स फेस हम लोग कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर स्मार्ट मीटर, देखिए हाईटेक होना बहुत अच्छी बात है कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि हाईटेक हो, लेकिन उससे पहले हमें जो बेसिक, हमारी जो जनता है उसको हाईटेक करना पड़ेगा, हमारी जो जनता है उसको स्मार्ट करना पड़ेगा। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने 500 करोड़ रुपए खा गए। इसी तरह आप देखेंगे कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे शून्य है। अगर आप देखोगे स्मार्ट हॉस्पिटल्स यहाँ पे नहीं है, स्मार्ट बेसिक जो शिक्षा की व्यवस्था है वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जहां पर जनता के ऊपर बोझ पड़ना है, जहां पे जनता को सुविधाएं मिल रही है, वहां पे तो कुछ भी स्मार्ट नहीं है। लेकिन जहां पे जनता के ऊपर बोझ पड़ना है, वहां पे आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर से जो मैंने बताया कि एक तबका है जो काफी परेशान रहने वाला है, उसके लिए मुझे लगता है कि पहले सरकार को उन सब के लिए कुछ सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की कोई कंपलसरी वाली जो स्मार्ट मीटर जो ये लोग लगा रहे हैं उसको लागू करना चाहिए। ठीक है, कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सत्ता पक्ष इसके अनगिनत फायदे गिना रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। जैसे कि मीनाक्षी जी कह रही थी कि अभी लोक लुभावनी तरीके से बताया जा रहा है, आगे चल के ये जनता के लिए नुकसानदायक होगा। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बस ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इससे? देखिए, कोई भी योजना इतनी शानदार नहीं होती जितनी सरकार उसका बखान करती है, और इतनी गई गुजरी है, इतनी बुरी भी नहीं होती जितना विपक्ष या विपक्षी राजनीतिक दल जो है उसकी कमियां गिनाते हैं। ठीक है, जहां तक इस मुद्दे की बात है, ये सोसाइटी को अपग्रेड करने वाली जो बात अभी मैं यूकेडी प्रवक्ता ने बात कही, उसमें आपको ध्यान होगा यसी 2014-15 में देश की संसद में एक डिबेट चल रही थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकों से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, और बहुत सारी, ये कैशलेस, और उसके बाद जो हम देखते हैं आजकल, हम गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर बढ़ाने पर उन्होंने बात की। ठीक है, तो मैं अभी भी, मुझे वो लोकसभा में पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता थे और भूतपूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे हैं, देश के बड़े नेता हैं, आर्थिक जानकार हैं, उनका मुझे वो भाषण आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि क्या किसी गरीब आदमी के पास, ठेली वाले के पास, क्या उसके पास वो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होगी? क्या उसके पास वो कार्ड होगा कि वो जाकर के पेमेंट कर सके और आप उसको 50 पैसे 25 पैसे जाकर के भुगतान कर सकें? इस तरह के उन्होंने सवाल उठाए थे। और आज क्या स्थिति है देश में? हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले, ऑनलाइन भुगतान कैश इस्तेमाल करने वाले देश बन चुके हैं। ठीक है, हालांकि हमारे देश की आबादी ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा भी बन गए हैं। बड़ी भी आबादी का फायदा ये भी होता है। ठीक है, लेकिन वो एक चीजें बदली। ठीक, अभी जो ये मीटर की बात हो रही है, एक बड़ी समस्या ये है कि एक तो सरकार की तरफ से जो जनता के मन में क्वेरीज हैं, उनको लेकर के चीजें स्पष्ट नहीं की गई। ठीक है, और ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। ठीक, अब मीटर, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग फोन भी लेते हैं
तो एक प्रीपेड सिम आता है और एक पोस्टपेड सिम आता है। हाँ। ठीक है, जिस दिन प्रीपेड सिम में जिस दिन आपका वो खत्म हो गया, डेडलाइन हो गई, आपका फोन बंद हो जाएगा। वो साफ कहेगा कि उपभोक्ता ने रिचार्ज नहीं किया है, लिहाजा आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, पोस्टपेड में थोड़ा दिन की, कम से कम 8-10 दिन का एक पैकेज रहता है कि वो आपका फोन तो बंद नहीं करेगा, लेकिन 8-10 दिन तक वो चलाएगा, उसके बाद वो मना कर देगा कि भाई आपका फोन बंद है। ठीक, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें इतना जरूर है कि अगर व्यक्ति ने इस महीने बिल जमा नहीं किया तो वो अगले महीने जमा कर लेगा, या अगले महीने भी नहीं कर पाया तो वो अगले महीने जमा कर लेता है, उसके खाते में जुड़ जाता है, वो तीनों बिल एक साथ आते हैं। क्योंकि भारत अमीरों का देश नहीं है और उत्तराखंड भी अमीरों का राज्य नहीं है ना। एक तो आज से 25 साल पहले हम लोग पेंशन आधारित अर्थव्यवस्था हमारी राज्य की कही जाती थी। ठीक है, क्योंकि सारे लोग फौज में होते थे और उनकी पेंशन से ही राज्य का वो आर्थिक पक्ष चलता था। ठीक, धीरे धीरे चीजें बदली, लेकिन इन 25 सालों में इतनी भी नहीं बदल गई हैं कि हम चीजों को लेकर के जनता पर इस तरीके से चीजें रखें। इसमें कुछ चीजें जो ऐसी हैं कि अगर ठीक है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा वर्ग अभी भी निम्न मध्यम वर्ग है। ठीक है, सभी लोग देहरादून में नहीं रहते हैं, आज भी लोग पहाड़ों में रहते हैं, जहां अस्पताल हमारे पास प्रॉपरली नहीं है ना, हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं है। अब हमारे पॉलिटिशियंस के बच्चे तो दून स्कूल में पढ़ ले रहे हैं, है ना, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद उनके पास तो अच्छा धन इकट्ठा हो रहा है कि उनके बच्चे दून स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गरीबों के बच्चे ना तो शिशु मंदिर में जा पा रहे हैं, ना प्राइमरी स्कूल में जा पा रहे हैं। ठीक है, वहां भी उनके पास शिक्षक नहीं है। ये अभी हमारे प्रदेश की ये स्थितियां अभी भी हैं, मैंने कई स्कूलों को भी देखा है। ठीक, स्मार्ट मीटर तब प्रभावी मैं इसको मान सकता था जब इस प्रदेश की सारी चीजें इतनी स्मार्टली काम करती। अभी 10 दिन पहले हमने इसी चैनल पर डिबेट की थी, हमारे राज्य की साइबर सिक्योरिटी कटघरे में आ गई। हाँ जी। ठीक है, और उस कटघरे में आने की वजह से तमाम लोगों के वेतन और पेंशन जो है ट्रेजरी में अटक गए थे। ठीक, अब यहाँ तो ये अटक गया, उधर बिजली का बिल आया आपका प्रीपेड का, और उसने कहा था कि भाई 30 तारीख को कट होना है, तनख्वाह आपकी 5 तारीख तक नहीं आई, तो 5 दिन आप क्या करेंगे, अंधेरे में रहेंगे। ठीक, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जीवन उसमें, आम जनजीवन के। ठीक है, जैसे हमने फोन में बताया कि भाई पोस्टपेड में 10 दिन तक तो वो टाइम देता है, 10 दिन के बाद वो कहेगा कि नहीं भाई अब आपके पास टाइम नहीं। ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार की कई समस्याएं होती है, हमारे प्रदेश में आपदाएं आती। ठीक है, घर के घर बारिश होती है तो सारा सामान डूब जाता है, लोग बड़ी मुश्किल से सामान जोड़ते हैं। ठीक है, आज भी इस प्रदेश में बहुत सारी चीजें उस स्थिति में हैं। 25 साल में बहुत कुछ बदला है। ठीक है ना, हमारी तमाम सरकारों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं जो कटघरे में। ठीक है, लेकिन अभी भी इस राज्य का जो पर्वतीय जनपद है, जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहां इस तरह की चीजों के लिए ये अभी इतना सक्षम नहीं हो पाया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अभी वहाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है पहाड़ों में। हम देखते हैं, कई बार जाते हैं, हम पहाड़ों के टूर पे जाते हैं, हम लोगों को खबरें भेजनी मुश्किल हो जाती है, आप लोगों के साथ कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है डिबेट के लिए। ठीक है, तो ये समस्याएं आज भी बनी हुई है, इन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है यसी, एक टाइम था जब हमें कहा जाता था कि हम ऊर्जा प्रदेश बनेंगे। ये मैं 2010, 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री बार बार ये जाके बात कहते थे कि ऊर्जा प्रदेश बनेंगे। किसी ने इसे आयुष प्रदेश बनाया, किसी ने ऊर्जा प्रदेश बनाया। खैर हम क्या बने वो तो 25 साल में अब हम देख ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे प्रदेश में टिहरी डैम, भारत के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट में टिहरी डैम उत्तराखंड में है। इसके अलावा अब उत्तराखंड की शायद कौन सी नदी बची होगी जिसमें हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक, मैं दूरस्थ चमोली, सीमांत जनपद चमोली का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं जब यहाँ देहरादून से चमोली जाता हूँ तो श्रीनगर के पास मुझे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखाई देता है, थोड़ा और ऊपर जाता हूँ तो दूसरा दिखाई देता है, जोशीमठ की तरफ जाता हूँ तो फिर वहाँ कुछ और दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बावजूद आलम यह है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट हों, उस राज्य की जनता सबसे महंगी बिजली का उपभोग कर रही है। ठीक, आज भी यूपीसीएल अपनी इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पाया है, और हम ये बताने में भी सक्षम नहीं हो पाए हैं, हमारी सरकारें और हमारा सिस्टम ये बताने में सक्षम नहीं हो पाया है कि 25 साल के बाद भी हम जनता को क्यों नहीं सस्ती बिजली दे पा रहे हैं। मैं अपने से एक उदाहरण लेके आता हूं, उसके बाद अपनी बात पूरी करूंगा। मैं भी एक उपभोक्ता हूं। एक टाइम ऐसा था 2 साल पहले तक मेरा, आज भी वही उतने संसाधन है, 1500 से 1600 रुपए मेरा महीने का बिल आ जाता था। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इन 10 महीनों में, 15 महीनों में वो 2500 रुपए हो गया है, वो 2800 रुपए हो गया है।
मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन है वो यंत्र हैं वो तब भी थे, वो आज भी हैं, लेकिन ये बिजली का बिल इंक्रीज कैसे हो रहा है? हम कंप्लेंट करते हैं, हम सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता। साल भर में 2-2 बार 3-3 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी होगी तो बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही। ठीक है। और ये भी कहा गया है, देखिए यूपीसीएल में भी कहा गया है, इसमें आयोग ने कहा है आपको इतना बिल देना पड़ेगा। ठीक है कुलदीप जी, इसका जवाब जरा रविंद्र जी से लेते हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए। पहला सवाल तो ये कि जैसा कि अभी कुलदीप जी ने कहा कि जो जनता के मन में संशय है, आपने वो क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश नहीं की। यहाँ उत्तराखंड में हम अक्सर देखते हैं कि कोई चीज आती है और उसे थोप दिया जाता है, कभी भी डिस्कस नहीं करते आप किसी से भी। देवस्थानम बोर्ड लाए, पंडा पुरोहितों से नहीं पूछा, ना उनको सम्मिलित किया, समाहित किया। आप बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जहां पर आप जिनके लिए कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनका बता रहे कि नहीं इनका फायदा होना है, उनको भी इन्वॉल्व नहीं करते अपनी चीजों में। और अब जिस तरीके से ये स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, इसमें जो बहुत सारे सवाल है, जैसे कि अभी आपने कुलदीप जी ने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि भाई इंक्लूड होके आ जाता है बिल, आपने इस महीने नहीं जमा किया, अगले महीने जमा कर देंगे या उसके बाद जमा कर देंगे। एक डेट रहती है लोगों के पास, हमारी सैलरी 5 को आ रही है, बिजली का बिल 1 को आ रहा है, तो वो तमाम चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। स्मार्ट मीटर में कैसे, इसको लेकर कोई नॉलेज नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्मार्टनेस कितनी है जनता के बीच में, वो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जिसका जिक्र लगातार किया जाता है कि आप देहरादून और विकसित होता चला जा रहा है, लेकिन पहाड़ के क्षेत्र उठा के देख लें तो वो अभी छू भी नहीं पा रहे हैं विकास को। अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, अभी कुलदीप जी ने काफी सारी बातें करी। मैं इन्हीं की बात पे ही कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया यूपीआई का। यूपीआई को लेके भी ऐसे ही एक माहौल विपक्ष ने बनाया था और चिदम्बरम जी ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता था आप इसी बारे में बात करेंगे। बाकी कुलदीप जी ने जो बाकी बातें कही वो आपके ऊपर से निकल गई, वो आपको मतलब ही नहीं है। बस अपने मतलब की बात पिक कर ली आपने कि यूपीआई का फायदा आज देश को हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की आबादी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। आपने साथ साथ ये तो सुन लिया आबादी ज्यादा है, आपने ये नहीं सुनाया कि चिदम्बरम ने बोला अनपढ़ बहुत सारे लोग हैं, स्मार्ट फोन नहीं है, ये कैसे चलाएंगे, ये कैसे करेंगे, कम पढ़ा लिखा होता है सब्जी बेचने वाला, ठेली बेचने वाला। आज सबसे ज्यादा ठेली वाला, फल वाला, सब्जी वाला, किसी के पास चले जाओ कोई नहीं कर सकता यूपीआई, सबने स्वीकारा ना। तो देखिए ये जनता है, ये सारी चीजें उसके अगर हिसाब स्वीकारा नहीं। एक सेकंड रविंद्र जी, इस पे भी अगर हम डीप जाएंगे ना, एक सेकंड रविंद्र जी, आपने अपने मतलब की बात पिक कर ली, लेकिन मेरी बात सुनिए। स्वीकारा नहीं, आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। मैं अगर जाऊंगी कहीं किसी के पास तो मेरे पास यूपीआई है, ठीक है, सामने वाले के पास नहीं था। 10 बार होता था कि कस्टमर वापस लौटा जा रहा है, मजबूरन जबरन चीजों को अडेप्ट करना पड़ा। और फ्रॉड भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के साथ होता है। मैं और आप हो सकता है ठगी के शिकार नहीं होते हो, लेकिन वो हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता इसका। ठगी जब भी होती थी, जब ना ऑनलाइन था ना ऑफलाइन था, कुछ नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैं रेलवे रिकमेंड बोर्ड का पेपर देने गोरखपुर जा रहा, ट्रेन में कुछ लोग चढ़े, हाँ भाई खाना कौन लेगा, खाना कौन लेगा, दो 20-20 रुपए दो। वो 20-20 रुपए ले गए हमारे से। बाद में दूसरा आया, कह रहे भाई खाना है, पता लगा ठगी हो गई। तो ऐसा नहीं है, ठगी यशी जी हमेशा से चलती रही है। सावधान स्वयं को होना पड़ता है। मैं बात आता हूँ कुलदीप जी की बात पे। कुलदीप जी ने बहुत अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं वह इन चीजों को बताना भूल गए कि जी इतनी महंगाई हो गई, 1600 बिल आता था, आज 2000 आ गया, आज 2500 आ गया। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये बात में भी सत्यता है कि जब हम 1500 रुपए देते थे, आज 2500 रुपए भी दे पा रहे हैं। आप इस बात को नहीं कह रहे कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ी है। कहीं आपको ये नहीं दिखाई देता कोई ये कह रहा हो कि जी मेरी घर की बिजली कट गई, आज मैं बिजली का बिल नहीं दिया। आज से 10 साल पहले एक मजदूर की जो मजदूरी करता था वो 300 रुपए, 350 रुपए, 250 रुपए दिहाड़ी होती थी। आज 650, 700 रुपए रहेगा। आज 1200 रुपए राजमिस्त्री, सबसे कम की बात बता रहा हूँ, 1200 रुपए राजमिस्त्री लेता है।
मकान बनाने वाला। तो देखिए, आप दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे ना साथ साथ, आप एक चीज को दिखाएंगे दूसरी चीज को नहीं दिखाएंगे। तो कुलदीप जी, अरे सवाल तो ये है ना कुलदीप जी की तरफ से, सवाल तो ये भी है ना, जब हम ऊर्जा प्रदेश कहे जाते हैं, अपने आप को मानते हैं और सीना ठोक के कहते हैं, तो भैया हम क्यों इतना 2500 भी क्यों दें? हमको फ्री बिजली मुफ्त में क्यों नहीं दे रही सरकार? हम मुफ्त की बिजली चाहते हैं, मुफ्त की बिजली दीजिए आप। नहीं, मुफ्त की बिजली कैसे मिल जाएगी आपको? आप कैसी बात कर रहे हैं? मुफ्त का तो कुछ भी नहीं मिलता। मुफ्त का तो फिर स्कैम मिलता है, दिल्ली में मिलता है। आप जाइए दिल्ली में, आपको मुफ्त का बिजली भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। आप जाइए तो दिल्ली मिलता है, क्यों नहीं मिलता? देखिए, नियत साफ हो, नीति साफ हो तो सब मिलता है। अब करना ही नहीं चाहते, पहले ही मान के बैठे मुफ्त नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे फिर? सुन लीजिए ना, सुन ही रहे रविंद्र जी, सुन के ही बैठे हुए यहाँ। देखिए, स्मार्ट मीटर के बारे में जो भी है उसके बारे में तो आपने बोलना ही नहीं दिया मुझे। मैं आपको मुद्दा भटका रहे हैं ना। मुझे 15 सेकंड और दीजिए, 15 सेकंड। स्मार्ट मीटर के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरी वाइफ भी काम करती है, मैं भी सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेरी लड़की है, मेरा लड़का बाहर पढ़ता है, मेरी लड़की स्कूल जाती है, फिर उसके बाद कोचिंग जाती है। अब घर में कोई नहीं रहता। मेरी बिजली शाम को 6 बजे के बाद शुरू होती है। अब बताइए, मेरे जैसे व्यक्ति को दिन में बिजली की जरूरत ही नहीं है, जिसके घर में लॉक लगा रहता है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कामगार लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। उसको आधे पैसे आ जाएंगे उसके। आप लगाइए ना, 24 घंटे में 12 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे उसे। 12 घंटे घर में रहता हो। और शाम की बिजली जो आपने महंगी कर रखी है उसका क्या? सुबह की अपेक्षा शाम को आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये भी तो क्लॉज है। महंगी तो कह रहे हैं, ये कौन बताएगा जनता को? आप मुझे ये बताइए कि आज भी आपके पास आपकी मजदूरी भी तो महंगी हुई है ना। रविंद्र जी, देखिए, आपने जैसे बताया ना कि मैं मेरी वाइफ, मेरे बच्चे शाम को आते हैं, हम दिन भर बिजली यूज नहीं करते। सरकार को भी पता है, सबका यही हाल है आजकल, सब वर्किंग है, सब शाम को घर आते हैं, शाम को इकट्ठे पैसे वसूले जाएंगे, तो वो भी तो बढ़ा के दे रहे हैं। आप कौन सा कम कर रहे हैं? कर तो आप वही रहे। 12 घंटे के बच रहे भाई। जनता को ये समझना चाहिए, जनता को 12 घंटे के पैसे। जनता को ये भी समझना चाहिए कि शाम को आप जो बिजली यूज करेंगे वो महंगी है। मैं के लिए 2 दिन गया, मेरी 2 दिन घर की बिजली बंद रही, सही नहीं देने। गिरिराज किशोर इंदवान जी, ठीक है, रुक जाइएगा गिरिराज जी। अभी भी यशी जी स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण जब मैं सुन रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता लगातार बोले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर यशी जी कहीं चिंतित है तो वो जो जनमानस जो है, जो वाकई जो है, जो मिडिल क्लास की बात हो रही है, ये निम्न जो हमारे वाकई जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो वास कर रहे हैं लोग, अगर चिंता वहां हो रही है, वहां तक चिंता पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी की, तो निश्चित रूप से अभी भी जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि गलतियां जो है, ऊर्जा प्रदेश कहलाने वाला प्रदेश जो है। और यशी जी, अभी कुलदीप जी की मैं जितनी बातें मैंने सुनी, इतनी छनी हुई बातें करते हैं, वाकई जो है उनका जो एनालिसिस है इतना वाइड और ब्रॉड है, जो है उन्होंने जितनी बातें रखी हैं वाकई, जिसमें कि आहत होने वाला है मिडिल क्लास और जो नीचे वाकई गरीब जो ग्रामीण है, गरीब जो लोग हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता लगातार राज मिस्त्री की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, 1200 रुपए, अगर वो 800-900 रुपए कमा रहा है वाकई दिहाड़ी जो है, आप उस पर फोकस किए हुए। आज अगर यशी जी अगर वाकई चिंतित पार्टी है कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए, तो ये वाकई धन्ना सेठों की पार्टी तो हो सकती है, पूंजीपतियों की जो बार बार बोली जाती है भाजपा, उनकी चिंता इनको सताती है। लेकिन आज वाकई, आज स्मार्ट मीटर की ये बात करने वाले लोग, आज जो अभी कुलदीप जी भी बात रख गए कि आपने पर्वतीय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, वाकई जो पृथक राज्य लिया गया था यशी जी, उसके पीछे जो अवधारणा थी कि आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, वहां तक आप नहीं पहुंच पाए। वो अभी भी ग्रामीण जो आखिरी पायदान का वंचित है इन चीजों से। आप निश्चित रूप से आज जो विधायक हैं, मंत्री हैं, या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे दून में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल में जाके ले रहे हैं। लेकिन मूल में वाकई जो आखिरी पायदान की बात अगर की जा रही है कि उसको कितना स्मार्ट आपने बनाया उन चीजों से जो उसको इक्विप्ड होना चाहिए था पूरी तरह से, आज स्थितियां क्या बनी हुई है। आप स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लगातार बहस किए जा रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक होने जा रहा है।
स्मार्ट मीटर को लेके अगर आप आ रहे हैं तो यशी जी निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी आज मुखर होकर इस बात को रख रही है कि वो व्यक्ति आहत होने वाला है जो वाकई मिडिल क्लास है, जो नीचे जो गरीब ग्रामीण है उसको ठगने वाली है ये पार्टी। देखिए ठीक है, देखिए हिंदवान जी, निजी कंपनी की तरफ आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वाकई स्थितियां वही होने वाली है जो जियो ने की है। एक सेकंड गिरिराज, मेरी बात सुनिए। हर समय विपक्षी दल आके सिर्फ कुछ भी सरकार करेगी हम उसका विरोध ही करेंगे। जैसा कि अभी शुरुआत में कुलदीप जी ने बात क्लियर करी, वो बताया भी कि कोई भी नीति सरकार लेकर आएगी तो विपक्ष का काम सिर्फ उसकी बुराई करने में नहीं लग जाना चाहिए, थोड़ा समझना भी चाहिए। और स्मार्ट मीटर को लेकर अभी जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि आपकी 12 घंटे की बिजली बच भी रही है, आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही पैसा देना है। हाँ, थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन हैं, थोड़े क्लॉज हैं, लेकिन आप चलिए, आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि हर बात का विरोध ही करना है। कभी कभी चीजों को समझने की भी जरूरत पड़ती है। विरोध नहीं है यशी जी, विरोध नहीं। अगर सवाल उठ रहे हैं, सरकार इस समय शासित है भाजपा, अगर वाकई टेंडर फ्लोट वाली बात जो मैंने रखी है वो भी छन के आ जाएगी कुछ दिन में आपके पास। अगर एक कंपनी को फायदा देने के लिए अगर आपने ये बीड़ा उठाया है तो विपक्ष मुकर होकर करण महाराज जी के नेतृत्व में बात रखेगा, सवाल पूछेगा इनसे, क्यों नहीं पूछेगा? आप बताइए। आज जो स्थितियां बन रही हैं, अगर उस किसान के बारे में अगर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, मीनाक्षी जी, अगर यशी जी किसान की बात अगर कांग्रेस पार्टी रख रही है, ठीक, यशी जी बोलिए। मीनाक्षी जी देखिए, यहाँ पर अपने अपने तर्क हैं। रविंद्र जी ने अपना पक्ष रख दिया, कांग्रेस की अपनी सोच है, लेकिन अभी जैसे कुलदीप जी ने जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाया उसको अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए, स्मार्ट मीटर बहुत बुरा भी नहीं है। आप उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बेहतरी के लिए भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते एज अ विपक्ष। हमें हमेशा जाकर हम सत्ता पक्ष ने कुछ किया है तो पहले तो हम विरोध करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सरकार को जो करना है वो तो कर रहा है, और उसके बाद अगर इसके परिणाम अच्छे आते तो क्या प्रॉब्लम है? फिर वही है ना यशी जी, अगर परिणाम अच्छे आते हैं तो, लेकिन वो अच्छे परिणाम लाने के लिए सबसे पहले आपको अब मैंने बताया ना कि अपनी जनता को तो उतना स्मार्ट बनाइए। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड राज्य में हमारे इतने पढ़े लिखी जनता है कि हम स्मार्ट मीटर को जनता बचा पाएगी? क्योंकि देखिए, अगर जैसे रविंदर जी बात कर रहे हैं ना कि कोई फ्रॉड नहीं होता है, सारे लोग बिजली के बिल में बहुत खुश हैं लोग, और उनकी जो देने की क्षमता है, कमाने की क्षमता है वो बढ़ गई है, तो दरअसल उनकी ये सारी बातें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शुतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंह छुपा लेता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे लगता है कि बस सब कुछ ठीक है। तो वही स्थिति अगर मैं बताऊं कि देहरादून के अंदर ही ऐसे कितने लोग हैं जो बढ़े हुए बिजली के बिल को लेके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई खबर ही नहीं है। अगर इनको खबर होती तो शायद ये आज इस पे काम कर रहे होते। इन्हें लगता है कि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो चुकी है, उसी तरह पूरे देश की जनता की भी आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनता आज त्रस्त है। जनता जो देखिए बेरोजगारी है, रोजगार उनके पास है नहीं, जो उनकी खर्च करने की कैपेसिटी है वो पैसा मनी फ्लो उनके पास है ही नहीं। और जितनी भी, अगर ये फ्रॉड की भी अभी इन्होंने एक बात की थी कि फ्रॉड पहले होता था लेकिन ऑनलाइन करने के बाद फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो आपको आंकड़े बता दूं कि फाइनेंशियल मीनाक्षी जी वो ये करोड़ की मीनाक्षी जी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि फ्रॉड पहले भी होता था, फ्रॉड अभी भी हो रहा है। आप फाइनेंशियल ईयर आंकड़ों की बात कर रही हूँ। नहीं मीनाक्षी की बात कर रही हो, बात सुनते क्यों नहीं है? मीनाक्षी जी उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहले भी फ्रॉड होता था, फ्रॉड अभी भी हो रहा है। आप डिजिटलाइजेशन में थे तब भी हो रहा है और नहीं थे तब भी हो रहा था। लेकिन बिल्कुल वही बात है, लेकिन आज आप फ्रॉड देखिए 177 करोड़ का फ्रॉड फाइनेंशियल ईयर 24 में हुआ है। साइबर ठगी के तो खुद भी शिकार हैं। देखिए हाईटेक होना कोई गलत नहीं है, हाईटेक होना गलत नहीं है, लेकिन जनता को तो उतना स्मार्ट बनाइए। आप ये देखिए ना, हमारी जनता जो सब्जी वालों को मैं देखती हूँ ना, जब हम उन्हें सब्जी के लिए पैसा डालते हैं तो वो हमसे ही चेक करवाते हैं कि आप ही चेक कर लीजिए कि पैसा आया कि नहीं आया। तो ये स्थिति तो हमारे राज्य के अंदर इन लोगों की है। और आप कह रहे हैं कि हाईटेक होना चाहिए सारी चीजें, स्मार्ट मीटर आप थोप रहे हैं लोगों के रविंद्र जी, या तो फिर लोग 30 सेकेंड्स हैं
रविंद्र जी 30 सेकंड्स है, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, इसके बाद कुलदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था बिरला ग्रुप के स्वामी 30 सेकंड्स है केवल रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है जी? भाजपा का आर्थिक स्तर बढ़ गया, तो लग रहा है पूरे राज्य का आर्थिक स्तर बढ़ गया। चेयरमैन के साथ फ्रॉड हुआ ऑनलाइन। देखिए ये होती है कि कब किसके साथ हो जाए, समझदारी और स्मार्ट मैन था। और दूसरा उदाहरण, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? फ्रूट वाला, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? पपीता ले लो, शुगर फ्री पपीता। कुलदीप जी स्मार्ट मीटर पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी बहुत कम शब्दों में। कुलदीप जी 10 सेकंड। नहीं रविंद्र जी समय नहीं है, रविंद्र जी समय नहीं है, प्लीज। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये शुगर फ्री पपीता कैसे होता है? कह रहा भैया पपीता फीका निकल गया, आज इसे शुगर फ्री कह के बेचूंगा। तो स्मार्ट होना, आप किसी को उदाहरण ही नहीं दे सकते। रविंद्र जी ऐसे लोग आपको ही क्यों मिलते हैं? कुलदीप राणा जी, कुलदीप राणा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट कम शब्दों में। रुक जाइए रविंद्र जी, 10 सेकंड बोलकर 20-30 सेकंड बोल जाते हैं आप, रुकिए जरा। कुलदीप राणा जी, चीटिंग को स्मार्ट बोलते हैं इसका मतलब? हाँ कुलदीप राणा जी, स्मार्ट मीटर पर बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया अंतर। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को एक अच्छी पहल है, चीजें अपग्रेड होनी चाहिए, अपडेट भी होनी चाहिए समय के साथ, लेकिन सरकार को जनता को ना विकल्प का एक रास्ता देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो लोग सक्षम हैं, सभी लोग क्रेडिट कार्ड होल्ड नहीं कर सकते ना, तो जो लोग होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, जिनका बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, उनको वो कर सकते हैं। प्रीपेड पोस्टपेड जैसा ऑप्शन रखना चाहिए। हाँ, पोस्टपेड के लिए, प्रीपेड के लिए, वो स्मार्ट मीटर के लिए वो करें। जो अब जिनको लगता है धीरे धीरे एक विकल्प रखना चाहिए, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीजें सोसाइटी अपने आप को चीजों को अपडेट करती है। बिल्कुल ये एक विकल्प जनता की तरफ दिया जाना चाहिए, मेरा कुल कहना ही है। बिल्कुल, देखते हैं सरकार इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करती है। आप सभी का शुक्रिया जो में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, जहां एक और हरीश रावत ने उपवास रखा। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटर जनता को ठगने के लिए लाया जा रहा है और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल सरकार का ऐसा मानना है कि स्मार्ट मीटर से आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे, आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो स्मार्ट मीटर्स जो है वो ज्यादा अच्छा है जिस तरीके से पहले मीटर्स थे। फिलहाल गवर्नमेंट किस तरीके से जनता को इस बारे में समझाती है, देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ और नमस्कार।